हेलो एवरीवन। आज क्लास नंबर 8 में हम आ गए हैं और हमने अपना ये चैप्टर काफ़ी कंप्लीट कर लिया है सर। तो आज का आपका टॉपिक है टॉपिक नंबर 3, जो बात करता है इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटिंग की। सर, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटिंग क्या होता है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे बिकॉज आई डोंट थिंक कि आपको इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है, एज मच नॉलेज है कि हम इसमें कुछ स्किप करें। इसलिए इसके एक एक वर्ड को हम पढ़ाएंगे और सारे कंसेप्ट्स को समझाएंगे। आप आराम से बस बैठे रहिए इस समय। आइए दूसरी शीट पे एक बारे में बात समझते हैं। आइए सर देखते हैं, आपको जो टॉपिक पढ़ना है दैट इज टॉपिक नंबर 3, जो बोलता है आपसे इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट के बारे में, इंफॉर्मेशन सिस्टम की ऑडिटिंग के बारे में। सर पहले तो हमें इंफॉर्मेशन सिस्टम समझना है, उसके बाद समझना है इसकी ऑडिटिंग के बारे में। बट आपको एक जनरली बात बताते हैं, जनरल ऑडिटिंग क्या होती है सर। किसी भी जगह की आपका पेपर नंबर 6 है ऑडिटिंग। ऑडिट में क्या होता है सर, देखो, अगर आप किसी कंपनी, फर्म, सोल प्रोप्राइटर से बिजनेस की बात कर रहे हैं तो सर उसकी ऑडिटिंग में आपने आज तक क्या किया है सर। ऑडिट रिपोर्ट में पहले तो हम लोग लिखते हैं वर्ड ट्रू एंड फेयर व्यू। तो सर ट्रू एंड फेयर व्यू किस चीज का जाता है सर? P&L का जाता है एंड बैलेंस शीट का जाता है। P&L एंड बैलेंस शीट का जाता है सर। इसमें होता क्या है, P&L में जितने भी आइटम्स आए हैं ना, जैसे मान लो बाई, सेल्स, और फिर यहाँ पे टू परचेज, ओपनिंग स्टॉक, टू इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, टू प्रिंटिंग एक्सपेंस, ये सारे एक्सपेंसेस सही हैं कि नहीं है। इसका हम क्या करते हैं, इस चीज को हम अटेस्ट करते हैं। हम काम क्या कर रहे होते हैं यहाँ पे, अटेस्टिंग का वर्क कर रहे होते हैं। अटेस्टिंग करते हैं कि जितनी भी चीजें हैं, ये पूरा P&L, पूरी बैलेंस शीट, ये सही है या नहीं है। मतलब हमारा जो ऑडिटिंग है ये एक अटेस्टिंग का प्रोसेस है। हम जो पूरा काम कर रहे होते हैं, ऑडिट कर रहे होते हैं, वाउचिंग कर रहे होते हैं, वेरिफिकेशन कर रहे होते हैं, ये सब हम क्या कर रहे होते हैं, P&L और बैलेंस शीट को अटेस्ट करने का प्रोसेस कर रहे होते हैं। क्लियर? यस सर, बात क्लियर है। तो जब सर इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटिंग के बारे में बात कर रहे होंगे तो पहली बात तो क्या सर, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटिंग जो है ये भी तो सर ऑडिटिंग है। इसका मतलब इट्स ऑल्सो अ प्रोसेस ऑफ अटेस्टिंग। क्या? प्रोसेस ऑफ अटेस्टिंग। ठीक है सर, ये एक प्रोसेस ऑफ अटेस्टिंग तो है, लेकिन यहाँ पे हम अटेस्ट क्यों कर रहे हैं? ट्रू एंड फेयर व्यू और P&L वगैरह के जितने भी आइटम्स हैं उसको ट्रू एंड फेयर व्यू के लिए कर रहे हैं। बट यहाँ पे हम अटेस्टिंग किस चीज के लिए कर रहे हैं सर, ये आप बताओ। यहाँ पे अटेस्टिंग सर हम किन चीजों के लिए कर रहे हैं, आप हमें इसके बारे में बताइए। देखिए यहाँ पे हम एक अटेस्टिंग करते हैं असेट सेफ गार्ड के लिए, कि सर मेरी असेट सेफ गार्ड रहे। सर असेट सेफ गार्ड रहे मतलब, चलो अब फिर से इधर आ जाओ आप, एक नई तरीके से नई बातें बताते हैं आपको हम। कोई भी बिजनेस जो है उस बिजनेस में इंफॉर्मेशन सिस्टम अच्छे से वर्क कर रहा है। हाँ सर, इंफॉर्मेशन सिस्टम सही से काम कर रहा है। तो सर इंफॉर्मेशन सिस्टम के हिसाब से अगर आप सोचिए तो आपके पास सर कुछ असेट्स पड़ी होंगी। सर असेट्स पड़ी होंगी मतलब सर आपके पास हार्डवेयर होगा, लैपटॉप वगैरह होंगे, आपके पास सॉफ्टवेयर पड़ा होगा, सर आपके पास डेटा पड़ा होगा। सर डेटा पड़ा होगा तो ये क्या आपके बिजनेस के असेट्स नहीं है? एग्जाम्पल के लिए फिर सर छोटी सी बात, एग्जाम्पल आपको बताते हैं। एज लाइक ये अगर कोई बैंक है तो सर बैंक के जो लैपटॉप्स पड़े, बैंक का जो डेस्कटॉप पड़ा है, बैंक का जो फिनेकल सॉफ्टवेयर है, और बैंक में सभी सारे के सारे उसके अकाउंट होल्डर्स का जो डाटा है, उसके लॉकर रेंटल्स जो है कि किसके किसके लॉकर्स, बैंक में किन किन कस्टमर्स के लॉकर्स हैं, क्या ये सब कुछ एक बैंक की असेट नहीं है? सर क्या बात करते हो, ये सारी की सारी चीजें बैंक की असेट होती हैं। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम आपको क्या करता है, इंफॉर्मेशन सिस्टम की जब आप ऑडिटिंग की बात करते हैं, और ऑडिटिंग का मतलब प्रोसेस ऑफ, ऑडिटिंग एक प्रोसेस है, किस चीज का? प्रोसेस ऑफ अटेस्टिंग। तो ये किस लिए कर रहे हैं, ये करके क्या हो रहा है सर, आप ये क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, पहले आप बात समझो क्यों कर रहे हो। बिकॉज आप चाहते हो आपकी असेट्स की सेफ गार्डिंग हो सके। क्या हो सके? असेट की सेफ गार्डिंग हो सके। चलो सर, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटिंग हम पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं ये भी आपको समझाया सर, लेकिन थोड़ी सी चीज़ें और क्लियर करिए। इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटिंग को सर थोड़ा सा आप और डिवाइड करिए। कैसे? आपको इसमें पढ़ना क्या है
कि इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटिंग होती क्या है। पहले तो ये समझिए इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटिंग होती क्या है। तो जिसके लिए मैंने आपको समझाया कि ये प्रोसेस ऑफ अटेस्टिंग है और किन चीज़ों की अटेस्टिंग है ये है। मतलब सर कुछ नहीं, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटिंग जो है इंफॉर्मेशन सिस्टम की जांच पड़ताल की बात हो रही है। अभी जांच पड़ताल की बात हो रही है, जांच करो क्या है, कैसा है, क्यों है। अब आप जो इसमें एक आप पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं या एक फैक्टर इसका पढ़ने जा रहे हैं या फिर इसका एक कंपोनेंट तो गलत वर्ड है, इसका एक पार्ट, इस टॉपिक का एक पार्ट पढ़ेंगे, सब पार्ट आप नॉलेज लेंगे यहाँ पे आप हमसे अभी कि इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटिंग क्या होता है। आप यहाँ पे नॉलेज ले रहे हैं जो हम अभी आपको पढ़ाने जा रहे हैं। इसके बाद आप पढ़ेंगे कि इसकी ज़रूरत क्या है, व्हाट्स द नीड ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसकी आवश्यकता ही क्या पड़ी है। अगर हम इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट नहीं करेंगे तो हमको नहीं किया तो क्या हो जाएगा, नहीं किया तो क्या हो जाएगा, क्या ज़रूरत है हमें इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट करने की। पहले हम समझे कि इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट होती क्या है, फिर हमने देखा इसकी ज़रूरत क्या है। अगर हमें पता चल गया इसकी ज़रूरत है तो हाउ वी डू इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, हाउ वी डू इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, हम सब कुछ मिला के इस टॉपिक नंबर 3 इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटिंग में ये 3 पार्ट पढ़ेंगे। ये नंबर 1 पार्ट आपका, ये नंबर 1, ये नंबर 2 और ये नंबर 3। क्लियर है, क्लियर है। तो अभी सर हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी आप ये वाला पार्ट पढ़ रहे हो कि इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटिंग के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज ले रहे हैं आप। इसकी ज़रूरत क्या है ये भी थोड़ी देर बाद समझेंगे। तो इसकी नॉलेज लेते समय आपको समझ में आ गया कि इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटिंग अगर आपने की तो आप अपने असेट्स की सेफ गार्डिंग कर लोगे कि जो भी मेरे असेट्स हैं एज लाइक क्या हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डाटा, इन सभी की सेफ गार्डिंग हो जाएगी, सब सुरक्षित रहेंगे। दूसरा सर, आप इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटिंग करके डेटा इंटीग्रिटी कर सकते हो। सर डेटा इंटीग्रिटी कैसे, आपको डेटा इंटीग्रिटी समझाया था कि जैसा डेटा रखा है वैसा डेटा ही हमको हमेशा मिले, डेटा में कोई चेंजेस ना हो जाए, जैसा डेटा रखा था हमको हमेशा हमेशा डेटा वैसा ही मिले। मतलब हम इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, अभी सोचो क्या आवश्यकता है, क्या आवश्यकता है। अगर इस हिसाब से देखें तो मेरे असेट सेफगार्ड हो जाएंगे सर, मेरा डाटा इंटीग्रिटी रहेगा, डाटा कभी चेंज नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए एक बात और समझते हैं, हम लोग बैंक के एग्जाम्पल को ही लेके चलते हैं बिकॉज CBS आपने पढ़ रखा है चैप्टर 5 में। सर मेरा कोई अकाउंट होल्डर था मिस्टर राज, और राज के अकाउंट में थे सर 5 करोड़ रुपए, 1 2 3 4 5 6 7, चलो सर 5 करोड़ का लोन था राज के ऊपर है, ठीक है। राज ने ना सर, राज ये जो था, राज सोचा हम क्या करें, हम क्या करें, इसने मेरे ही किसी एम्प्लॉय को परचेज कर लिया, बैंक के एम्प्लॉय को परचेज करके बोला मेरे लोन को बदल दो, 5 करोड़ के लोन को 50,000 रुपए केवल कर दो। तो ये क्या हुआ, डेटा की इंटीग्रिटी थोड़ी रह गई क्योंकि डेटा बदल दिया गया। और इससे क्या बैंक को पूरा लॉस नहीं हो जाएगा अगर ये चीज पकड़ में नहीं आई कभी, तो सर हो जाएगा। तो क्या, इसीलिए इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटिंग क्या होता है, डेटा इंटीग्रिटी को मेंटेन कर सकता है। सर राज एक और काम कर सकता था, कोई हायर करता किसी IT पर्सोनल को जो इसकी डेटा इंटीग्रिटी भिंग कर दे, सिस्टम को हैक करके यहाँ से इसके लोन के अमाउंट को कम कर दे, 50,000 कर दे 5 करोड़ से, तो ये भी चीज ना हो पाए। इसके लिए क्या हमने किया, डेटा इंटीग्रिटी। मेरे इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटिंग में पहले तो हम असेट सेफगार्ड करिए, फिर डेटा इंटीग्रिटी पे ध्यान देंगे। इसके बाद हम क्या सोचेंगे, सर मेरा सिस्टम इफेक्टिवली काम कर रहा हो, इफेक्टिवनेस हो मेरे सिस्टम में, और मेरे सिस्टम में सर इफिशियंसी हो। सर मेरे सिस्टम में इफेक्टिवनेस भी होनी चाहिए और इफिशियंसी भी होनी चाहिए। ये दोनों टर्म्स बहुत अलग है। इसका मतलब आप इस तरीके से समझिए कि कोई एक कुम्हार है जो घड़े बड़े बनाते हैं मिट्टियों के। सर कोई कुम्हार ना बहुत अच्छा घड़ा बनाता है, बहुत अच्छा घड़ा बना देखिए, घड़ा ठीक है, घड़ा बनाता है मिट्टी का, बट वो बहुत अच्छा फेमस है सर। लेकिन तो ये चीज़ हो गई इफेक्टिवनेस ही हो गई, मतलब क्वालिटी बेस की जहां बात होती है ना, वहां इफेक्टिवनेस की बात हो गई। सर बहुत अच्छा बनाता है, ठीक है। लेकिन मान लो अगर हम कह दें कि यार ये बहुत अच्छा बनाता है लेकिन 7 दिन लगाता है, 7 डेज लगाता है और तब जाके ये एक घड़ा बना पाता है, तो सर ये तो मतलब ये इसका डिमेरिट यहाँ दिखा दिया ना। और इफिशियंसी क्या होता है, चलो घड़ा तो बनाता है बट पता है एक दिन में 3 घड़े बना देता है, 1 डे के अंदर 3 घड़े बना देता है। तो ये क्या हो गया, आपकी इफिशियंसी बताता है, ये चीज आपकी इफिशियंसी बताता है। चलो घड़ा बना रहा है, चाहे बहुत अच्छा बन रहा नहीं बन रहा छोड़ो बात, लेकिन एक दिन में 3 बना देता है, बहुत अच्छा काम करता है। मतलब इफिशियंसी आपकी क्वांटिटी बेस के बारे में बात कर रहा है।
तो इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटिंग बोलता है कि आपकी इफेक्टिवनेस भी होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन सिस्टम की इफेक्टिवनेस भी होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन सिस्टम बहुत अच्छा काम करना चाहिए, मेरा बहुत अच्छा काम करना चाहिए, साथ साथ इफिशियंसी भी होनी चाहिए, बहुत जल्दी काम करना चाहिए, वो क्वालिटी काम भी हमें देता हो। क्वालिटी काम के साथ साथ, सॉरी यहाँ पे क्वांटिटी होगा, क्वांटिटी का भी काम देता हो। मतलब ऐसा ना हो कि मेरा इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोसेसिंग में 2-2 घंटे लगा दे रहा है किसी ट्रांजैक्शन को प्रोसेस होने में, वो भी नहीं चलेगा। बात यहाँ तक समझ में आई? नहीं आई तो अभी बुक से समझाएंगे फिर से आपको समझ में आएगा। वैसे तो 90% बच्चों को बात समझ में आ गई होगी। देखो, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटिंग क्या होता है? ये एक प्रोसेस है अटेस्टिंग का। अटेस्ट क्या करता है कि मेरे असेट्स सेफ हैं, ठीक है, असेट सेफगार्डिंग का करता है, मेरे डाटा की इंटीग्रिटी को अटेस्ट करता है कि मेरा डाटा मेरे पास, मैंने डाटा इंटीग्रिटी अचीव करके रखे, मेरा डाटा कोई भी मॉडिफाई एडिट नहीं कर पाता है अनऑथराइज्ड मीन्स के साथ साथ। और सर एक और पिलर आता है, तीसरा है, जिसको कहते हैं मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिविटी। सर मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिविटी, मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिविटी, सर मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है? वही चीज़ें मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिविटी में पा जाती है कि मेरा जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो इफिशियंट है और मेरा इंफॉर्मेशन सिस्टम इफेक्टिव भी है। ओके ओके, तो ये चीज़, ये जो अभी तक आपने पढ़ा, ये पता है आपने क्या पढ़ा है? अभी तक ये जो आपने पढ़ा, ये बस आपने पढ़ा इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में। अभी आप इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटिंग के बारे में कुछ समझे हो कि इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटिंग करके, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटिंग क्या होती है? सर ये एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम अटेस्ट कर लेते हैं कि मेरे असेट सेफ हैं, मेरी डाटा इंटीग्रिटी रही है और मेरा जो मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिविटी था कि मेरा काम बहुत अच्छे से हो, इफेक्टिव रहे और मेरा काम बहुत इफिशिएंट वे में हो, बहुत क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में हम अचीव कर पाएं, ये सब कुछ अचीव कर ले रहे हैं। इसकी जांच पड़ताल हो रही है, सब कुछ सही हो रहा है कि नहीं, इसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं हम, इसको एश्योर कर रहे हैं, इसको अटेस्ट कर रहे हैं थ्रू आईएस ऑडिटिंग। आईएस इज इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटिंग। अब आइए आप अपनी बुक में एक बार, इस बुक में हम जब पहुंचे हैं तो हमने क्या देखा? इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटिंग के बारे में समझना है, तो इसने सब कुछ, आइए वही सब चीज़ें लिखी है जो हमने पढ़ी हुई हैं। सर इसने बोला इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट क्या है? एक प्रोसेस है। प्रोसेस किस चीज़ के लिए है? प्रोसेस ऑफ अटेस्टिंग असेट सेफगार्डिंग, कि मेरे असेट सेफ रहें, मेरा डाटा इंटीग्रिटी मेंटेन रहे और मेरे मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव कि मेरा काम इफिशिएंट रहे और इफेक्टिव भी रहे, इन सब चीज़ों को क्या करता है? अटेस्ट करता है। मतलब ये इंश्योर करने की कोशिश करेगा कि मेरे कंपनी में सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। मतलब इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू हम काम कर रहे हैं आज, ठीक। अब इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटिंग बताएगा कि एक प्रोसेस है जो अटेस्ट करता है, क्या अटेस्ट करता है? कि मेरे असेट सेफ थे कि नहीं, मेरा डाटा इंटीग्रिटी थी कि नहीं, मेरा जो मैनेजमेंट था वो इफिशिएंट और इफेक्टिव दोनों था। देखा है? ठीक है सर। देखो, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटिंग डिफाइंस अ प्रोसेस ऑफ अटेस्टिंग ऑब्जेक्टिव्स। भाई मेरे बिजनेस का ऑब्जेक्टिव्स को अटेस्ट कर रहा है, क्या? दोज फॉर एक्सटर्नल ऑडिटर that focus on asset safeguarding, data integrity, management objectives, those of internal auditor। ये external auditor और internal auditor दोनों के एरियाज को, दोनों के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करेगा। that include effectiveness and efficiency both। एक एक वर्ड आपको समझाया है, ठीक, कि भाई कुम्हार जो है ना, वो जो बना रहा है घड़ा, वो एक बहुत अच्छा घड़ा भी बना रहा है और बहुत जल्दी जल्दी बना रहा है। ऐसा नहीं है कि अच्छा तो बना रहे हैं लेकिन 3-3 दिन लगा रहे हैं एक ही काम को करने में। तो हमें जल्दी भी चाहिए, क्वांटिटी भी मैटर करती है और क्वालिटी भी मैटर करती है, ठीक ठीक सर। दिस इनेबल ऑर्गेनाइजेशन टू बेटर अचीव 4 मेजर ऑब्जेक्टिव्स एज फॉलोज। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो 4 मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं ये बेटरली अचीव हो जाएंगे अगर आईएस ऑडिटिंग हम फॉलो कर रहे हैं। बिकॉज मान लो अगर मेरे एसेट सेफ नहीं है तो आईएस ऑडिटर बताएगा ना, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटिंग के थ्रू हमें पता चल जाएगा, ओ ये तो असेट सेफ है ही नहीं, कोई भी आता है हार्डवेयर उठा के लेके चल जाता है, ठीक ठीक है। अब देखो इन चारों के बारे में जिसको आपको डिटेल में समझाया है, कुछ कुछ बातें लिखी है तो हम पढ़ लेते हैं सर। असेट सेफगार्डिंग ऑब्जेक्टिव, मेरा ऑब्जेक्टिव है इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटिंग लगाने का ऑब्जेक्टिव क्या है? कि मेरे जो असेट्स हैं, मेरा उद्देश्य क्या है? बताओ यहाँ पे मेरा उद्देश्य क्या है? सर उद्देश्य है कि मेरे असेट सेफ रहें। द इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट इज हार्डवेयर, मेरे सॉफ्टवेयर, मेरा बैंक का पीसी, फिनेकल का सॉफ्टवेयर और डाटा जो मेरे बैंक्स के कस्टमर का है, वो सब कुछ प्रोटेक्टेड रहे बाय अ सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। मेरा वो इंटरनल कंट्रोल ऐसा रहे कि अनऑथराइज्ड कोई एक्सेस ना कर पाए उस सिस्टम पे,
ठीक है सर। डाटा इंटीग्रिटी का ऑब्जेक्टिव है सर मेरे डाटा जैसे हम रखे वैसे ही रहे, कोई मॉडिफाई ना कर पाए सर जी। इट इज फंडामेंटल एट्रीब्यूट, ये एकदम ना आधारभूत गुण होता है, ये तो चाहिए ही चाहिए। अरे आप ही चाहते होगे कि आपका कोई डाटा है वो चेंज कोई ना कर दे। अब इमेजिन करो आपके मोबाइल फोन में जितने भी कॉन्टैक्ट सेव हैं उसको कोई एडिट कर दे, नाम किसी का, फोन नंबर किसी का, तो आप चाहोगे ना कि ये इंटीग्रिटी मेंटेन रहे हमेशा। हाँ सर, उसी के बारे में बात कर रहा है कि ये फंडामेंटल एट्रीब्यूट ही है आईएएस ऑडिटिंग का कि भाई डेटा की सेविंग, डेटा की इंटीग्रिटी। और जहां डेटा सेफ्टी के बारे में बात आती है हर जगह, मैंने आपको बताया जहां डेटा सेफ्टी के बारे में बात आ गई वहां डेटा इंटीग्रिटी हमेशा आएगी, इंटीग्रिटी ही हमेशा आएगी। ओके सर। The importance of maintain integrity of data of an organization require all the time. It is also important from the business perspective of decision maker, competition and market environment. सर मतलब देखो डेटा इंटीग्रिटी डिसीजन मेकिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और मार्केट इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब सर नहीं समझे। अरे अभी कोविड के केसेस में ही देखते हैं, आज के आप 2 महीने या 3 महीने या 4 महीने पहले देखो पीपीटी किट जो होती हैं इनकी, इसकी कितनी ज़्यादा डिमांड थी। बट अब इंडिया रैंक 2 हो चुका है वर्ल्ड में इसके एक्सपोर्ट में, तो आज की डेट में इसकी डिमांड भारत में तो कम हो गई, तो वो मार्केट इन्वॉल्वमेंट में भी हमको चाहिए। भाई मेरा जो डिमांड का जो डेटा है वो इंटीग्रल होना चाहिए कि हाँ इतनी ही डिमांड है। अगर हमारा डेटा ही गलत होगा, डेटा ही अगर मेरा गलत हो जाएगा तो आप बताइए क्या हम डिसीजन गलत नहीं ले लेंगे? हाँ सर, जैसे मान लीजिए मार्केटिंग सर्वे होते हैं, सर्वे में पता चलता है कि जो 20 से 25 साल के लोग हैं किसी, ठीक है, वो मोबाइल फोन्स जो हैं वो ब्लूटूथ पसंद करते हैं, स्पीकर में ब्लूटूथ स्पीकर पसंद करते हैं, वायरलेस स्पीकर पसंद करते हैं यूथ भारत का। अब भाई कोई यहाँ पे जाके वायरलेस स्पीकर की जगह, बोट कंपनी ये सर्वे करा रही है, वायरलेस स्पीकर की जगह क्या लिखता है, वायर्ड स्पीकर। तो अगर मेरा डेटा ही गलत हो गया तो कंपनी वायर्ड स्पीकर बनाने लगेगी। हाँ सर, वायर्ड स्पीकर बनाने लगेगी, तो क्या कंपटीशन, मार्केट, कंपनी की हर एक डिसीजन मेकिंग पे इसका इफेक्ट नहीं पड़ गया? सर बिल्कुल पड़ गया। तो इसलिए जो डेटा है जिसके बेसिस पे हमको डिसीजंस लेने होते हैं बिजनेस के, अगर वो डेटा गलत हो गए तो मेरा बिजनेस का डिसीजन गलत हो जाएगा, हो सके मेरा बिजनेस लॉस कर जाए, बिजनेस बंद करना पड़ जाए। इसलिए डेटा की इंटीग्रिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ठीक है सर जी। अब बात क्या, सिस्टम इफेक्टिवनेस कंट्रोल। भैया अच्छा तो बना दिए, बहुत बहुत अच्छा बना दो, ठीक है, सिस्टम एकदम इफेक्टिव रहे, प्रभावशीलता रहे, उसमें ऐसा लगे कि सिस्टम है तो मतलब मजा ही आ गया काम करने में, सिस्टम बहुत अच्छे से काम कर रहा हो। इफेक्टिवनेस ऑफ अ सिस्टम इज इवैल्यूएटेड बाय ऑडिटिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द सिस्टम टू मीट द बिजनेस एंड यूजर रिक्वायरमेंट। इफेक्टिवनेस को कैसे आप जज इवैल्यूएट करोगे? आपका बिजनेस कह रहे हैं, आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम इफेक्टिव है, इसको कैसे इवैल्यूएट करोगे? सर इसको इवैल्यूएशन करने के लिए हम देखेंगे कि क्या मेरे बिजनेस की जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, मेरी बिजनेस की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो मीट आउट हो रही हैं कि नहीं। मतलब एज लाइक फ्लिपकार्ट है तो फ्लिपकार्ट को चाहिए तुरंत हाई प्रोसेसिंग ऑफ क्या, बोलो सर, ट्रांजैक्शंस, कि तुरंत आपके परचेज के ट्रांजैक्शंस को वो फीड कर सके, आप जो परचेज करते हैं या वो जो सेल्स करते हैं तुरंत कर सके। तो इसका इंफॉर्मेशन सिस्टम इफेक्टिव तब माना जाएगा अगर ये किसी भी परचेज ऑर्डर को प्रोसेस करने में तुरंत करता है। ऐसा नहीं है कि घंटे भर प्रोसेसिंग दिखा देता है और चीज़ें स्टॉक आउट हो चुकी होती हैं। ठीक है सर। और अगर किसी दूसरे बिजनेस के लिए बात करें, फ्लिपकार्ट की जगह अगर आप बात करो कोई भी दूसरी कंपनी जो सर्विस सेक्टर की हो, किसी भी दूसरी जिसमें ट्रांजैक्शन की जगह, चलो बैंक्स के बारे में बात करते हैं सर, बैंक्स में क्या इवैल्यूएशन होना चाहिए? बैंक्स में शायद अगर आप लोन डिपार्टमेंट की बात करें तो उनका क्रेडिट या सिविल रिपोर्ट तुरंत जनरेट होनी चाहिए। ठीक है सर, ये इनके पास इतनी ज़्यादा ट्रांजैक्शन तो नहीं है कि तुरंत आके कोई एक इंसान सेल परचेज कर रहा है। इनके टू बैंक ट्रांजैक्शन होते हैं, मार्क क्लियरिंग होता है, तो इनका भी सीबीएस तुरंत प्रोसेस करना चाहिए। थोड़ा सा एग्जाम्पल सेम बैठ गया, डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाया यहाँ पे, बट हम दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं। एज लाइक मान लीजिए यहाँ पे टाटा मोटर्स है, टाटा मोटर्स है, ठीक है, लेकिन टाटा मोटर्स का ना ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, तो सर यहाँ पे इनको ये सेल्स तो कोई करते ही नहीं है, तो इनका जो इंफॉर्मेशन सिस्टम होगा वो डेटा की फीडिंग, एज लाइक किस स्पीड पे गाड़ी चल सकती है, इंजन का टॉर्क कितना होगा, एवरेज कितना देगी, सेफ्टी मेजर्स क्या लेने पड़ेंगे, किस एंगल पे व्हील को सेट किया जाए,
इनके लिए इंपॉर्टेंट तो वर्क ये है, इनकी बिजनेस के रिक्वायरमेंट, तो इनका आईएएस ऑडिट इस पे बेस होगा कि क्या इन्होंने जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम, टाटा मोटर्स ने जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम लिया है अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग के अंदर, क्या उनकी इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने में सक्षम है, इफेक्टिव है, वहां पे बात आती है। ठीक, तो सिस्टम इफेक्टिवनेस ऑब्जेक्टिव हम देख लेंगे, और हर बिजनेस का इफेक्टिवनेस ऑब्जेक्टिव अलग अलग होता है। ठीक सर, एक होता है सिस्टम इफिशियंसी ऑब्जेक्टिव, कितना फास्ट काम कर रहा है, कितनी क्वांटिटी दे रहा है, जैसे टू ऑप्टिमाइज द यूज ऑफ वेरियस इंफॉर्मेशन सिस्टम रिसोर्सेज, मशीन टाइम, कितना ज्यादा मशीन टाइम ले रहा है, कितने ज्यादा पेरिफेरल्स ले रहा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, कितना लेबर लेता है। सीधी बात आपसे यहाँ पे देखिए क्वांटिटी फोकस्ड बात करेगा, ऊपर बोला क्वालिटी अच्छे से काम हो रहा है कि नहीं, नीचे कितना ज्यादा काम हो रहा है, अलॉन्ग विद द इम्पैक्ट ऑफ इट्स कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट। तो सिस्टम इफिशियंसी ऑब्जेक्टिव को भी देखते हैं। इट मीन्स आईएएस ऑडिट आपको रट गया होगा क्या होता है, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, प्रोसेस ऑफ अटेस्टिंग, असेट सेफगार्डिंग, डाटा इंटीग्रिटी, मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव बोले तो इफेक्टिवनेस एंड इफिशियंसी बोथ। क्लियर? क्लियर सर। अब आइए थोड़ा सा यहाँ पढ़ते हैं कि सर क्या जरूरत है ये सब करने की, हमें आवश्यकता, नीड क्या है, हमारी नीड फॉर इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, क्या नीड पड़ गई हमको इंफॉर्मेशन सिस्टम की ऑडिट कराने की। सर कोई तो जरूरत होगी ना सर हमें इंफॉर्मेशन सिस्टम की ऑडिट कराने की। हाँ आइए, ओहो देखो, इंफॉर्मेशन सिस्टम की नीड फॉर ऑडिट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, हम इस इंफॉर्मेशन सिस्टम की ऑडिट क्यों करा रहे हैं, ऑडिट होती क्या है, अभी तक हमने क्या पढ़ा है, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट होती क्या है। क्वेश्चन को समझते जाइएगा, क्या होती है, अटेस्टिंग का प्रोसेस होता है जो अटेस्ट करता है कि मेरे असेट सेफगार्ड है, मेरे डाटा इंटीग्रल है, मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव, इफिशियंसी और इफेक्टिवनेस दोनों हो रहे हैं, ये होता है आईएएस ऑडिटिंग। अब इसकी जरूरत क्या है, हम क्यों ये सब चीज इंश्योर करें, हम क्यों ये करें, हम क्यों चेक करें कि मेरा जो असेट सेफगार्ड है कि नहीं, हम क्यों चेक करें कि मेरा डाटा इंटीग्रिटी मेंटेन हो रही है कि नहीं, हम क्यों चेक करें मेरा इफेक्टिवनेस है कि नहीं, हम क्यों चेक करें मेरी वर्किंग इफिशियंसी है कि नहीं, हम क्यों चेक करें, क्या जरूरत है चेक करने की। तो उसने यहां बताया कि अगर हम चेक नहीं करेंगे, इफ वी डोंट डू आईएएस ऑडिटिंग, तो ये चीजें हो सकती हैं, ये नुकसान हो सकते हैं, ये वल्नरेबिलिटीज आ सकती हैं। समझ में आया? ऊपर बताया आईएएस ऑडिटिंग क्या है, और अगर हम ये नहीं करेंगे तो क्या हो सकता है, क्या जरूरत है हमें आईएएस ऑडिटिंग करने की। अब हम यहाँ पे ये सब बातें पढ़ेंगे। ये टॉपिक्स अगर आप पढ़े तो बहुत ज़्यादा इजी होने वाले हैं। जैसे ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट ऑफ डाटा लॉस, एग्जाम्पल समझिए कि अगर डाटा गायब हो गया तो क्या होगा, अगर मेरे ऑर्गेनाइजेशन का सारा डाटा गायब हो गया तो क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करेगी। किसी फार्मा कंपनी के लिए अगर उसका फॉर्मूला गायब हो गया जिससे वो दवाइयाँ बनाती है तो वो कैसे काम करेगी। किसी ऑटोमोबाइल कंपनी या रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनी के लिए रिसर्च पेपर गायब हो गए तो वो कैसे काम करेगी। किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर गायब हो गया तो कैसे काम करेगी। अजय सर छोटी बात, आपका जो ऑफिस है ना सीए वाला, अगर उस सीए के ऑफिस में मान लो 500 क्लाइंट्स का डेटा है और सारे क्लाइंट्स का जितना भी डेटा है ना सब डिलीट कर दो, आप देखो पागल हो जाएगा भाई, सितंबर मंथ में जाके डिलीट कर दो, वो कैसे काम करेगा। तो डाटा इज अ क्रिटिकल रिसोर्स फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन, इट्स प्रेजेंट एंड फ्यूचर प्रोसेस एंड इट्स एबिलिटी टू अडॉप्ट एंड सर्वाइव इन अ चेंजिंग एनवायरनमेंट। तो हमें ऑर्गेनाइजेशन के कॉस्ट ऑफ डेटा लॉस पता है कि ऑर्गेनाइजेशन को बहुत, अगर डेटा लॉस हुआ तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट बेयर करनी पड़ सकती है किसी भी इंडस्ट्री को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को। इवन ऑर्गेनाइजेशन में अगर डेटा लॉस हो गया तो ऑर्गेनाइजेशन बंद भी करनी पड़ सकती है। तो हमें क्या जरूरत है इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट की। भाई साहब अगर इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट नहीं करवाएंगे तो क्या पता हमारा डेटा लॉस हो जाए, और डेटा लॉस हो जाएगा तब तो बर्बाद है इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है सर। कॉस्ट ऑफ इनकरेक्ट डिसीजन मेकिंग, अभी हमने आपको पढ़ाया ना, डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन करता है कौन सर, आईएएस ऑडिटिंग। तो अगर डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन नहीं रही और किसने डेटा के साथ छेड़छाड़ कर दी तो हम गलत डिसीजन ले सकते हैं बिजनेस के लिए। बिजनेस का मान लो शटडाउन पॉइंट आ रखा है, कॉस्ट शीट की हम बात करते हैं, ठीक है, शटडाउन पॉइंट आ रखा है और किसने दिखा दिया कॉस्ट शीट के तहत कि इस समय आपको ये प्रोडक्शन करते रहना चाहिए। कॉस्ट शीट को छेड़ दिया किसी ने, कॉस्ट शीट के तहत किसी एक्सपेंस को, वेरिएबल एक्सपेंसेस जो 20% आते थे किसी ने 2% केवल कर दिए, डेटा को छेड़ दिया। तो आप मैन्युफैक्चरिंग करते रहेंगे। यार नहीं समझ में आ रहा है, देखो आप लोग थोड़ा सा भी जल्दीबाजी नहीं करते हो, ये दिक्कत। जैसे मान लो 100 रुपये कॉस्ट है, ठीक है, 20% वेरिएबल कॉस्ट आता है, तो 100 रुपये माइनस 20 सेल्स है, 100 रुपये सॉरी सेल्स है, तो 80 रुपीज़ आपकी कॉन्ट्रीब्यूशन आती है, आपका फिक्स्ड कॉस्ट आता है 90
तो आप देखते हो 10 रुपये लॉस, आप प्रोडक्शन नहीं करना चाहते लेकिन किसी ने छेड़ दिया कि यहाँ पे डेटा डिलीट कर दी, लिखा 100 रुपये, तो भाई साहब इनकी कॉस्ट थी -2%, 2 रुपये कर दिया, 98 रुपये आया। यहाँ पे 90 रुपीज़ आपकी कॉस्ट पड़ रही है, आपको दिख रहा है 8 रुपये प्रॉफिट, और आप प्रोडक्शन पे प्रोडक्शन किए जा रहे हो। तो किसी ने डेटा को चेंज कर दिया, तो आप क्या करोगे? आपको जो प्रोडक्शन रोक देना चाहिए था उसकी जगह प्रोडक्शन करते रहोगे, बढ़ाओगे, क्योंकि आपका कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है। तो कॉस्ट ऑफ इनकरेक्ट डिसीजन मेकिंग, अगर किसी ने डेटा इंटीग्रिटी, डेटा को चेंज कर दिया तो आप इनकरेक्ट डिसीजन ले सकते हैं। मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल कंट्रोल्स टेकन बाय मैनेजर इन्वॉल्व डिटेक्शन, इन्वेस्टिगेशन एंड करेक्शन ऑफ द प्रोसेस। दीज हाई लेवल डिसीजन रिक्वायर एक्यूरेट डाटा। हाई लेवल डिसीजंस प्रोडक्शन करें या ना करें, क्या है, एक्यूरेट डाटा चाहिए, उनका चाहिए होता है, जिससे वो क्वालिटी डिसीजन ले पाएं। तो भाई मेरा डिसीजन सही हो, इसके लिए हमें इंफॉर्मेशन सिस्टम की ऑडिट की आवश्यकता है, नीड है, जरूरत है। अब और क्या जरूरत है, देखिए प्रेजेंटेशन हमने बहुत अच्छी की है, आपके पास बुक नहीं है ना तो आप इसकी फोटो खींच लेना, बिकॉज आपको जिस तरीके से हमने पढ़ाया है ये एकदम नया टॉपिक, आपको बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। जिस 3 पिलर्स में डिवाइड किया है, और आईएएस ऑडिट होता क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है, और ठीक है करें कैसे, ये 3 बात हैं। अगेन याद रखिए, आईएएस ऑडिट है क्या, इसकी ज़रूरत क्या है, और ये करें कैसे। यही 3 पार्ट में ये इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटिंग टॉपिक आपका डिवाइड हो गया है। आइए अब बात करते हैं कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर एब्यूज की। उसके पहले थोड़ा सा क्लियर कर लो सर, क्योंकि आप लिख बहुत ज़्यादा देते हैं किताबों में। हाँ भाई हाँ, हम तो लिख ही देते हैं। कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर एब्यूज, सर पता है क्या किया आपका ना, चलिए ऑफिस का कोई एक आर्टिकल था, उसको सर ने बहुत डांट दिया और कहा दिया कि हम तुम्हें लीव नहीं देंगे, जॉब ये है वो है। वो बहुत समझदार बच्चा था, उसने क्या किया, आ गया कंप्यूटर एब्यूज कर दिया। मतलब आपके ऑफिस में एंटीवायरस नहीं लगा था, वो आया और उसने एक वायरस डाल दिया, रैंसमवेयर नाम का वायरस डाल दिया। अब आपका पूरा सिस्टम ठप पड़ गया, आपके बॉस रो रहे हैं, देखो रो रहा है आपके बॉस कि हम क्या करें, सितंबर आ गया है, अगस्त का ये लास्ट डे है, सितंबर आ गया, हम क्या करें, वायरस के कारण सिस्टम ओपन ही नहीं हो रहा है, कुछ हम एक्सेस ही नहीं कर पा रहे हैं। तो कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर एब्यूज बहुत ज़्यादा हो सकती है, इसलिए आईएएस ऑडिटिंग की जरूरत है। अनऑथराइज्ड एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम, मॉलवेयर्स, अनऑथराइज्ड फिजिकल एक्सेस टू कंप्यूटर, मान लो कोई बाहर का आदमी था, वो भी आके आपके सिस्टम को ऑथराइज कर लिया, एक पेन ड्राइव लगा दी और सिस्टम ही उड़ा दिया। फैसिलिटीज एंड अनऑथराइज्ड कॉपीज ऑफ सेंसिटिव डाटा कैन लीड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ एसेट। डिस्ट्रक्शन ऑफ एसेट होता है यहाँ पे, याद रखना, हार्डवेयर का डिस्ट्रक्शन हो सकता है, सॉफ्टवेयर का डिस्ट्रक्शन हो सकता है, डेटा का डिस्ट्रक्शन हो सकता है, इंफॉर्मेशन का डिस्ट्रक्शन हो सकता है। आपका हार्डवेयर डैमेज हो सके आपके लैपटॉप ही ब्रेक हो गया, कीबोर्ड अलग, स्क्रीन अलग, सॉफ्टवेयर को उसने में वायरस डाल दिया, उसने डेटा को डिलीट कर दिया, डेटा को चेंज कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, किसी इंफॉर्मेशन को चेंज कर दिया। तो ये सब कुछ जितने भी डिस्ट्रक्शन ऑफ एसेट्स जहां हो रहे हैं ना, दैट्स कॉल्ड कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर एब्यूज। यहाँ पे आप ये मत समझना कंप्यूटर चोरी करके लेके भाग रहा है, ठीक है, वो चीज यहाँ पे आ गई। वैल्यू ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड पर्सोनल, क्योंकि सर जो वैल्यू ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड पर्सोनल की क्या नीड है, देखिए, these are critical resources of an organization which had credible impact on infrastructure and business competitiveness। मतलब मान लो टीसीएस का ऑफिस है, उसके पास 1.5 लाख कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, 1.5 लाख लैपटॉप्स लगे हुए हैं। ओके सर, पता चल रहा है ना, एक साल में 12,000 लैपटॉप्स इंप्लॉय घर लेके चले गए थे। अगर इनकी काउंटिंग नहीं होगी, अगर इसकी काउंटिंग ईयरली नहीं होगी तो क्या कभी ये ट्रेस आउट हो पाएगा? नहीं सर, काउंटिंग तो जरूरी है, इनकी काउंटिंग करना तो जरूरी है। तो क्या हो गया, जरूरी है वर्ड आ रहा है ना, मतलब नीड है यहाँ पे किस चीज की, आईएएस ऑडिटिंग की। देखो जहां पे मैंने बोला क्या, काउंटिंग करना जरूरी है, नीड है क्या मेरे, आईएएस ऑडिटिंग की। तो आईएएस ऑडिटिंग में आपके हार्डवेयर्स भी आ गए, आपके सॉफ्टवेयर्स भी आ गए, और आईटी पर्सोनल। मान लीजिए कोई इंसान है जो पूरा का पूरा मेरा आईटी इंफॉर्मेशन सिस्टम को देखता है, तो वो इंसान भी, वो आईटी एक्सपर्ट भी, वो आईटी प्रोफेशनल भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको कोई दूसरी कंपनी उठा के लेके चल जा रही है क्या, क्या हो रहा है, उसकी भी हमें वैल्यू करनी होगी, आईटी प्रोफेशनल्स को भी देखना होगा। क्लियर बात सर। अब आइए हाई कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर एरर। कंप्यूटर एरर हाई कॉस्ट मतलब सर मान लीजिए कंप्यूटर मेरा इंफॉर्मेशन सिस्टम कुछ गलतियां करता है, तो बहुत ज़्यादा हमको उसकी कॉस्ट बेयर करनी पड़ सकती है। एज लाइक फ्लिपकार्ट ने क्या किया, फ्लिपकार्ट पे कोई भी प्रोडक्ट सेल्स हो रही है, मान लो 10,000 का प्रोडक्ट हो, 5,000 का प्रोडक्ट हो, 2,000 का प्रोडक्ट हो,
फ्लिपकार्ट ने सेल्स चल रही है, ठीक है, फ्लिपकार्ट ऑटोमेटिकली सबको 50% डिस्काउंट दिया जा रहा है, ऑटोमेटिक। किसी ने नहीं बोला फ्लिपकार्ट को डिस्काउंट देने के लिए, किसी ने सॉफ्टवेयर को नहीं बोला, लेकिन सॉफ्टवेयर खुद ही, कंप्यूटर में एरर आ गई, सॉफ्टवेयर खुद ही एरर किए जा रहा है, सबको 50% डिस्काउंट दिया जा रहा है। 10,000 की चीज 5,000 में जा रही है, 5,000 की चीज 2,500 रुपए में जा रही है, 2,000 की चीज 1,000 रुपए में जा रही है, सब कुछ बिक रहा है। क्यों? कंप्यूटर में एरर आ गया था इसलिए, सॉफ्टवेयर में एरर आ गया था इसलिए। तो भाई साहब बहुत ज़्यादा कॉस्ट लग सकती है अगर एक एरर आ जाए, तो इससे अच्छा है कि एरर है नहीं है या क्या है कैसा नहीं है, टाइम टू टाइम चेकिंग होती रहे। ये जरूरत आ गई ना, जरूरत आ गई तो नीड ऑफ IS ऑडिटिंग आ गया। In a computerized enterprise environment where many critical business processes are performed, a data error during entry, जब सेल्स की एंट्री कर रहा था ये फ्लिपकार्ट का सॉफ्टवेयर, और प्रोसेस वुड कॉज ग्रेट डैमेजेस। हाँ सर जी, ग्रेट डैमेजेस हो सकता है। मान लो 500 करोड़ का टर्नओवर हुआ इस एक दिन में, और सबको इसने कितना दे दिया, 50% डिस्काउंट, सिर्फ एक दिन इसने किया। 500 करोड़ का, ओहो एक सेकेंड, 500 करोड़ का था, सबको 50%, सभी को 50% डिस्काउंट दे रहा है, तो पूरा टर्नओवर 500 करोड़ का हुआ, लेकिन रिसीव्ड केवल 250 करोड़ रुपए ही कर पाएगा। तो बहुत ज्यादा कॉस्ट हो जा रही है कंप्यूटर एरर की। उसके बाद सर बात आती है मेंटेनेंस एंड प्राइवेसी। प्राइवेसी वही बात है जो हर जगह हमने आपको समझाई थी कि टुडे डाटा कलेक्टेड इन अ बिजनेस प्रोसेस कंटेनिंग प्राइवेट इन्फॉर्मेशन अबाउट एन इंडिविजुअल, टू इंडिविजुअल के प्राइवेट इन्फॉर्मेशन भी लेते हैं। दिस डाटा कैन ऑल्सो कलेक्टेड बिफोर कंप्यूटर, बट नाउ देयर इज अ फियर दैट प्राइवेसी हैज इरोडेड बियॉन्ड एक्सेप्टेबल लेवल, की प्राइवेसी को हार्म किया जा सकता है या यूज किया जा सकता है, प्राइवेसी की क्रेडिबिलिटी को भी चेंज किया जा सकता है हाई लेवल पे नाउअडेज, बिकॉज सब कुछ IS इंफॉर्मेशन के थ्रू है, मेरे सिस्टम में ही कोई हैक करके घुस गया। तो मेंटेनेंस ऑफ प्राइवेसी भी एक इशू है। और एक बात आ गई, कंट्रोल्ड इवैल्यूएशन ऑफ कंप्यूटर यूज, कंट्रोल्ड इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर यूज। देखिए, use of technology and reliability of complex computer system cannot be guaranteed and the consequences of doing unreliable system can be destructive। मतलब क्या बोला, क्या हो गया कि आप जो है ना सोच रहे हैं कि ऐसा है, हमें लगाना है इंफॉर्मेशन सिस्टम, लगाना है अपने बिजनेस में, इंफॉर्मेशन सिस्टम लगाना है हमको अपने बिजनेस में, जिससे कि ना हम भी अब रैपिड ग्रोथ करेंगे। जितनी भी कंपनियां इंफॉर्मेशन सिस्टम लगा रही हैं वो रैपिड ग्रोथ कर पा रही हैं, हमें भी रैपिड ग्रोथ करना है, इसलिए हम भी इंफॉर्मेशन सिस्टम लगाएंगे। बट आपने जो इंफॉर्मेशन सिस्टम लगाया वो अजीब ही लगाया, आपने एकदम गलत इंफॉर्मेशन सिस्टम लगाया, वो अनरिलायबल था ही नहीं, वो उल्टे पुल्टे काम करता था। एज लाइक किसी बैंक ने लगा दिया इंफॉर्मेशन सिस्टम जो हर मंथ के 31 अगस्त को मान लीजिए क्रेडिट इंटरेस्ट का अमाउंट बैंक के कस्टमर के अकाउंट से इंटरेस्ट का अमाउंट डेबिट कर देता है, लेकिन नेक्स्ट डे 1 फरवरी को क्रेडिट भी कर देता है सेम अमाउंट। आपने कुछ ऐसा सिस्टम लगा दिया जो आपको इंटरेस्ट कट तो कर रहा है अकाउंट से, लेकिन नेक्स्ट डे क्रेडिट भी कर दे रहा है, उल्टे सुल्टे काम कर रहा है, वो अनरिलायबल सिस्टम है। तो अनरिलायबल सिस्टम ना लग जाए, कोई अनरिलायबल सिस्टम ना लग जाए कि हमें कंप्यूटर सिस्टम को इवॉल्व करना है, वो जो भी कंप्यूटर सिस्टम इवॉल्व हो वो कंट्रोल्ड हो, कुछ भी उल्टे सीधे काम कर रहा हो ऐसा नहीं चलेगा। एज लाइक रोबोट मूवी में जो रोबो अपने मन से काम करने लगा था वैसा काम नहीं चलेगा, वरना वो बहुत ज्यादा डैमेज दे सकता है हमको, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो सकता है हमारे लिए। तो कंट्रोल्ड इवैल्यूएशन ऑफ कंप्यूटर यूज हो, इसलिए हमें जरूरत है किस चीज की, नीड है किस चीज की, IS ऑडिटिंग की। क्लियर है? हाँ सर, यहां तक की बात क्लियर है। तो अभी तक इतनी देर में आपने सिर्फ क्या पढ़ा, IS ऑडिटिंग क्या है, इसकी क्या जरूरत है, अब पता चल गया। जरूरत है सर, बहुत जरूरत है, IS ऑडिटिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो अब हम पढ़ेंगे कि हम IS ऑडिटिंग करेंगे कैसे, क्या IS ऑडिटिंग करेंगे कैसे, टूल्स, क्या टूल्स यूज करेंगे IS ऑडिटिंग के लिए, किस तरीके से करेंगे IS ऑडिट। आइए पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में, वहां पे राइटिंग में अपनी। अभी तक आपने जो पढ़ा उसके बाद अब आप क्या पढ़ रहे हैं, हेडिंग याद है कि नहीं आपको, टूल्स ऑफ IS ऑडिट, टूल्स ऑफ IS ऑडिट। सर टूल्स ऑफ IS ऑडिट में पहले तो देखो, जो नॉर्मल आप ऑडिट करने जाते हैं किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, तो आप कैसे करते हैं सर, वहाँ जाते हैं, उसके वाउचर्स निकालवाते हैं, उसके बाद उनका लेजर चेक करते हैं, लेजर के बाद पोस्टिंग चेक करते हैं, अकाउंट्स चेक करते हैं, जो एंटिटी जैसी होती है और जो एडिशनल कंसिडरेशन जिस एंटिटी में देना पड़ता है वहाँ पे वो आप देते हैं। बट जब इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट के हम बारे में बात कर रहे हैं, तो अब आप इसकी इंपॉर्टेंस को पहले समझिए, तो आप समझेंगे कि ये सर दिया क्यों है। देखो,
आज के दिनों में क्या हो रहा है, इन्फॉर्मेशन जितनी भी है किसी भी बिजनेस के बारे में आप सोच सकते हो। आप चाहो तो फ्लिपकार्ट जो आप बहुत ज़्यादा यूज़ किए हैं इसके बारे में सोचिए, या फिर अगर आपने सीबीएस या बैंक ऑडिट की है तो आप बैंक्स के बारे में भी सोच सकते हैं। सीबीएस चैप्टर हमने डाला है, इस चैप्टर के पहले ही डाला था यहाँ पे। तो इसमें होता क्या है सर, इसमें हर सेकंड ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, बैंक्स में भी सर हर सेकंड ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, इनकी पोस्टिंग हो रही होती है, अकाउंट मेंटेन हो रहे होते हैं रियल टाइम बेसिस पे। बैंक्स में क्या होता है, जैसे आपने मान लीजिए मुझे पेमेंट किया टेस्ट सीरीज के लिए, ठीक है, तो जैसे ही आप पेमेंट करते हैं या मेरी इनकम टैक्स की आप क्लास ले रहे हैं, जैसे आप कुछ भी कर रहे हैं, आपके पेमेंट करते ही वो चीज़ आपके अकाउंट से डेबिट हुई, मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुई, कितने सेकंड्स का लगता है सर फर्क? आई थिंक 1 सेकंड्स के बीच में सब कुछ हो जाता है। मतलब इस चीज़ को हम कह सकते हैं कि आज की डेट में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या बिजनेस में आज के दिनों में क्या हो रहा है सर, रियल टाइम बेसिस पे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। किस तरीके से ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं सर? रियल टाइम बेसिस पे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। ठीक है सर, ट्रांजैक्शंस अगर रियल टाइम बेसिस पे हो रहे हैं सर, तो हमें जब ऑडिट करनी पड़ेगी ना, मतलब जब हम चेकिंग करते हैं ना, तो सर हमें रियल टाइम बेसिस पे ऑडिटिंग की भी नीड आ जाती है, या ऑडिटिंग कहिए या रियल टाइम बेसिस पे ट्रांजैक्शंस के एश्योरेंस की। क्योंकि ऑडिट में आप क्या प्रोवाइड कराते हो? एश्योरेंस, रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करते हो। तो रियल टाइम ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं तो रियल टाइम ऑडिट भी चाहिए। बिकॉज मान लो फ्लिपकार्ट में फ्रॉड हो रहा होता, मानिए आप, तो ये हमारा ऑडिट का जनरल क्या रहता है, जनरली ऑडिट कैसे होती है, अप्रैल मई जून जुलाई ऐसे चलता जा रहा है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च एंड में सारे बुक्स ऑफ अकाउंट हमारे ऑफिस में आते हैं, हमारे सीए के ऑफिस में आते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऑडिट हम स्टार्ट करते हैं और 30 सितंबर के पहले पहले रिपोर्ट दे देते हैं। नॉर्मल तो सर तरीका ये होता है, लेकिन सोचो जहाँ पे इस टाइप के फ्लिपकार्ट में अगर कोई फ्रॉड हो रहा होता और अप्रैल मई जून जुलाई का पता नहीं कितने करोड़ ट्रांजैक्शन, लगभग 5000 करोड़ का ट्रांजैक्शन हो चुका होता, और हर ट्रांजैक्शन पे अगर हमको 1 रुपए का भी लॉस होता, 5000 करोड़ ट्रांजैक्शंस हो चुके होते और हर ट्रांजैक्शन पे 1 रुपए का भी लॉस होता, तो हमको 5000 करोड़ रुपीस का लॉस हो चुका होता। और ये जब मार्च में हो चुका होता तो उसके बाद हम इसको ट्रेस करते तो क्या फायदा होता हमें एक्चुअल में तो लॉस हो ही चुका है। इसलिए नाउ अडेज जहां रियल टाइम बेसिस पे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, वहां चाहते हैं रियल टाइम बेसिस पे ऑडिटिंग भी होती रहे, जिससे अगर कुछ भी गलत हो रहा है तो तुरंत के तुरंत पता चल जाए। ठीक है सर अब ये किस तरीके से कर सकते हैं? देखो यहाँ पे पुराने टाइम में हमारे क्या था, टाइम लैग आता था ना, टाइम लैग आता था, बट अब हम चाहते हैं कि मेरा रियल टाइम बेसिस पे होती रहे। तो एक तरीका होता है कि जितने भी जो भी हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर ही ऑडिट टूल डाल देते हैं, जिसके साथ ट्रांजैक्शंस होती हैं और ये ट्रांजैक्शन हो रही है, साथ में ऑडिट टूल इसके साथ साथ चलते चलते देख रहा है कि क्या ट्रांजैक्शंस सही हो रही हैं या नहीं। क्लियर है? तो और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर ही एम्बेडेड कर देते हैं जिससे कि ऑडिट टूल को जो कॉन्करेंट बेसिस पे ऑडिट करता रहता है हमारे सिस्टम की। क्लियर। और सर एक दूसरा तरीका होता है कि हम बाद में किसी स्पेसिफिक ऑडिट टूल को लगाते हैं ताकि कुछ एडिशनल एविडेंस कलेक्शन के लिए। क्लियर सर। तो दो तरीके के आपके यहाँ पे ऑडिट टूल्स के बारे में हमने बता दिया कि ऑडिट टूल्स के 2 टाइप के अप्रोच हो गए हैं। 2 तरीके से हम ऑडिट कर सकते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम में। याद रखना बार बार, यहाँ पे बात सिर्फ और सिर्फ किसकी हो रही है? इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के बारे में बात हो रही है। चलो सर, यहाँ तक की बात तो सर हमें समझ में आ गई है काफ़ी हद तक आपकी। सर अच्छा चलो सर, कुछ थोड़ी बात और आप बताओ, क्योंकि आप बार बार बोल रहे हैं सर कि इंफॉर्मेशन सिस्टम की जो ऑडिट होती है उसके लिए सर टूल्स चाहिए। नॉर्मली तो सर यहाँ पे ना वाउचर्स तो फ्लिपकार्ट में सर मिल ही नहीं रहे हैं। हाँ सर, एज लाइक मान लीजिए ये आप हैं, ये खुशहाल बच्चे, खुश एकदम
हंसी खुशी हंसमुख इंसान आप हैं और आपने यहाँ पे एक दूसरे खुश व्यक्ति को पेमेंट किया। आपने मुझे पे किया है 1000 रुपीज़। हुआ क्या कि आपने यूपीआई किया, चलो यूपीआई किया, आपने यूपीआई किया, आपके अकाउंट से 1000 डेबिट हो गए, मेरे अकाउंट में 1000 रुपीज़ क्रेडिट हो गए। सर क्या कोई वाउचर कहीं क्रिएट हुआ है क्या? कहीं पे भी कोई भी वाउचर तो क्रिएट हुआ ही नहीं। हाँ सर, कहीं पे कोई वाउचर तो क्रिएट हुआ ही नहीं है, तो ऑडिट कैसे कर रहे हैं? यहाँ पे तो वाउचर नहीं है, एक ऑडिट ट्रेल वर्ड आता है कि ऑडिट इनिशिएट कैसे करें, शुरुआत कहाँ से करें, कोई तरीका ही नहीं मिला ऑडिट करने का। तो यहाँ पे तो कोई ऑडिट ट्रेल है ही नहीं, वाउचर है ही नहीं कि हम टिक करते रहें, लेजर को चेक करें, पीएल में उसका इफेक्ट गया है कि नहीं गया, ये सब चेक करें। तो सर ये सिस्टम, जब इंफॉर्मेशन सिस्टम में ऑडिट करनी होती है इस टाइप के ट्रांजेक्शन्स को, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन सिस्टम के टूल्स, जिनको कैट टूल्स भी कहते हैं, वो यूज किया जाता है। आपके बुक में इसकी हेडिंग दी होगी, आई गेस, इन टूल्स ऑफ आईएएस ऑडिट, टूल्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट। और आपको पता है इसमें केवल 5 टूल्स के बारे में बात करेगा, सिर्फ और सिर्फ 5 टूल्स, जिसमें से पहला टूल है स्नैपशॉट। बोलो स्नैपशॉट। सर स्नैपशॉट क्या है? स्नैपशॉट वही है जो आप हमेशा करते रहते हैं, अपने मोबाइल पे स्नैपशॉट लेते रहते हैं। ये भी डिट्टो सेम टू सेम वही चीज़ है, वही स्नैपशॉट है। बस इसमें क्या है, पहले अच्छा चलो आप एक एग्जांपल सोचना अपने माइंड में, आप एटीएम का एग्जांपल सोचिएगा अपने माइंड में कि जब आपने एटीएम में अपना कार्ड डाला तो स्नैपशॉट लिया, जब आपने पिन डाला तो उसने स्नैपशॉट लिया, जब आपने अमाउंट डाला तो स्नैपशॉट लिया, जब विड्रॉल डाला तो स्नैपशॉट लिया, जब ओके दबाया तो स्नैपशॉट लिया। तो एक कंप्लीट ट्रांजैक्शंस के अगर उसने डिफरेंट टाइप की फोटोज निकाली, 5 फोटो निकाल ली, तो क्या हम इस कंप्लीट ट्रांजैक्शन की ऑथेंटिसिटी को चेक नहीं कर सकते हैं क्या? हाँ सर, चेक कर सकते हैं। तो स्नैपशॉट के लिए बोलता है कि जहां पे भी कंप्यूटराइज्ड सिस्टम है, जहां पे भी कौन सा सिस्टम है, बोलो बोलो बोलो, कंप्यूटराइज्ड सिस्टम है, जहां पे कंप्यूटराइज्ड सिस्टम है या कंप्यूटराइज्ड सिस्टम है और कोई ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, कंप्यूटराइज्ड सिस्टम के थ्रू क्या हो रहा है, ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, ठीक है। तो जब इस ट्रांजैक्शंस में मान लो 1000 तरीके के ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, लेकिन उसमें से कुछ ट्रांजैक्शन होंगे जो मटेरियल ट्रांजैक्शंस होंगे, जिनकी कुछ वैल्यू होगी, तो जो मटेरियल ट्रांजैक्शंस होते हैं ना, उनकी प्रोसेसिंग को, जैसे मटेरियल ट्रांजैक्शंस का मतलब पेटी कैश के एक्सपेंसेस जो आप पढ़ते हो अकाउंट्स में, वो कोई वैल्यू नहीं रखते हैं, लेकिन परचेज ऑफ मशीनरी या एसेट वैल्यू करता है ना इन कैश। तो उसी तरीके से अगर कोई मटेरियल ट्रांजैक्शन कंप्यूटराइज्ड सिस्टम से हो रहे हैं तो उनकी प्रोसेसिंग की ही पिक्स लेने की यहाँ बात कर देते हैं कि उनकी प्रोसेसिंग की हम पिक्स ले लेंगे। और सर ये पिक्स, ये फोटोज, ये स्नैपशॉट लेके हम सर क्या करेंगे, ये पिक्स, ये फोटो और ये स्नैपशॉट लेंगे हम। दीज आर यूज्ड टू चेक, दीज आर यूज्ड टू चेक। सर क्या चेक होगा? चेक होगा कि वो जो ट्रांजैक्शन हुआ है, वो जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसकी एक्यूरेसी, उस ट्रांजैक्शन की एक्यूरेसी, उस ट्रांजैक्शन की ऑथेंटिसिटी और उस ट्रांजैक्शंस की आप कहिए तो कंप्लीटनेस, ये सब कुछ हम किस तरीके से स्नैपशॉट, ये एक क्या है, आईएएस ऑडिट का टूल है, इस टूल के थ्रू हम कर सकते हैं। ठीक है सर, इतनी बात समझ में आई? सर एक और कोई बता दो, उसके बाद आप बुक से पढ़ा देना। चलो एक दूसरा आप लीजिए, दूसरा कैट टूल लीजिए, इंटीग्रेटेड टेस्ट फैसिलिटीज, इंटीग्रेटेड टेस्ट फैसिलिटीज। इसमें क्या बोल रहा है, जैसा कि इसके नाम में ही लिखा है टेस्ट फैसिलिटीज, मतलब सर ये डेटा के या ट्रांजैक्शंस के, आप इसको कहिए डेटा के या ट्रांजैक्शन के टेस्टिंग के थ्रू की बात करता है, टेस्टिंग के थ्रू इस टूल का यूज करते हैं। सर डेटा या ट्रांजैक्शन के टेस्टिंग से आपका क्या मतलब है? पहले तो जान जाओ, इसको कहते हैं ITF। क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटेड टेस्ट फैसिलिटीज, मतलब ITF। अब आप एक एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए कोई इंटरप्राइज है, वहाँ पे सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है, ठीक है, से सैप सॉफ्टवेयर है। इसमें जो बिजनेस एंटिटी है, उस बिजनेस एंटिटी का नाम है लेट्स से बालाजी इंटरप्राइजेस। ओके सर, बालाजी इंटरप्राइजेस है, और जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं ना, जैसे सेल्स के ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, परचेज के, इनका पूरा का पूरा ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, इसका मतलब क्या हुआ, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसके अंदर सेल्स, परचेज, जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं, सारी की सारी ट्रांजेक्शन यहाँ पे ऐसे हुए जा रहे हैं। ठीक है सर, इतनी बात तो समझ में आ गई।
अब जब हमको कुछ चेकिंग करनी है, आई वी वांट टू चेक कि ये जो मेरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ठीक से काम कर रहा है कि नहीं है, तो इसका नाम हमने क्या रखा, ITF, मतलब इंटीग्रेटेड टेस्ट फैसिलिटीज। तो हम इसमें ना कुछ डाल के टेस्ट करेंगे, लेकिन इसमें किया क्या जाता है, एक वर्ड यूज किया होगा, देखिएगा लिखा होगा डमी एंटिटी। एक डमी एंटिटी क्रिएट करते हैं, और आप में से जितने भी लोग आर्टिकलशिप कर रहे हैं उन्होंने देखा होगा कि जो क्लाइंट होते हैं इनके टैली के डाटा में दो तरह की एंट्री होती है, एक इनकम टैक्स में जाती है और एक इनके खुद के लिए होती है। बहुत सी फर्म्स ऐसे मेंटेन करती हैं। तो एक डमी एंटिटी बनाते हैं, उस एंटिटी का नाम लेट्स से हमने रख दिया बालाजी एजेंसीज, और क्या करेंगे कि इस सॉफ्टवेयर के जितने भी इस बालाजी इंटरप्राइजेस में जो जो एंट्री होती है, सेम एंट्री को यहाँ पे टैग कर देंगे। मतलब अगर मान लो यहाँ पे कोई घनश्याम है, अगर ये इसने कोई ट्रांजैक्शन किया, मान लो इसने बालाजी इंटरप्राइज से इसने कुछ परचेज किया, मतलब बालाजी इंटरप्राइज ने इसमें सेल्स किया होगा, घनश्याम को कुछ सेल्स किया, तो जब यहाँ सेल्स की एंट्री हुई तो जो जो चीजें यहाँ पे होंगी ना, सेम चीजें बालाजी एजेंसीज के अकाउंट्स में भी दिखेंगी, बिकॉज ये डमी है। डमी है मतलब सिर्फ और सिर्फ समझ लो इसकी मैपिंग कर दी गई, यहाँ पे मैपिंग कर दी गई कि क्या होता है, उसके लिए मैपिंग कर दी गई। जो जो बालाजी इंटरप्राइजेस में हो रहा होगा सब कुछ बालाजी एजेंसीज में भी दिखा दिया गया होगा, मैपिंग कर दी गई है। अब क्या किया गया, यहाँ पे ऑडिटर आया और एक डमी एंट्री डाल दिया। ऑडिटर ने सेल्स की एक डमी एंट्री डाल दी 500 रुपए की। तो चूंकि टैग था इसलिए 500 रुपए की एंट्री का इफेक्ट यहां पे आ गया होगा। आ गया ना सर? हाँ सर आ गया। अब ऑडिटर क्या करेगा, इस 500 रुपए की सेल्स की एंट्री हुई है तो अब चेक करेगा स्टॉक में से माइनस हुआ है, हाँ हुआ है। डेटर में इसका इफेक्ट दिए हैं, अगर पेमेंट नहीं आया है तो डेटर में गया है कि नहीं गया है। टोटल सेल्स रजिस्टर में ये चीज सेल्स मेरी इंक्रीज हुई है कि नहीं हुई है, मतलब ये सब चीजें चेक कर लेगा इस बालाजी एजेंसीज में, डमी एंटिटी में। तो अगर डमी एंटिटी में यही एंट्री सही से वर्क की है, इसका मतलब जो मेरी एंटिटी चल रही थी, जो मेरी जिस एंटिटी की हमें ऑडिट करनी थी उसका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी ठीक से काम कर रहा होगा। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि सर अब इस 500 रुपए की जो इसने एंट्री डाली है इसको कैसे हटाएं, बिकॉज बालाजी इंटरप्राइज में तो हमने डमी एंटिटी डाली थी। तो भाई ये तो ऑडिटर जैसे चाहे, बहुत से तरीके होते हैं इस एंट्री को रिमूव करने के या इस एंट्री के इफेक्ट को रिमूव करने के। जैसे इस केस में सेल्स रिटर्न की एंट्री कर सकता है तो 500 का इफेक्ट हर जगह से हट जाएगा। क्लियर है? क्लियर है। आइए पहले इन दो कैट टूल्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं अपनी बुक से। आइए, टूल्स ऑफ IS ऑडिट में टुडे ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन ऑन अ रियल टाइम। सर आजकल की ऑर्गेनाइजेशन रियल टाइम में इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, ऑनलाइन बेसिस पे। रियल टाइम रिकॉर्डिंग नीड्स रियल टाइम ऑडिटिंग टू प्रोवाइड कॉन्टिन्यूअस एश्योरेंस अबाउट द क्वालिटी ऑफ डाटा, दैट इज कॉन्टिन्यूअस ऑडिटिंग टू एलिमिनेट द टाइम बिटवीन अकरेंस एंड द क्लाइंट्स इवेंट एंड द ऑडिटर एश्योरेंस सर्विस देयर ऑन। जो पहले होता क्या था, वही जो मैंने आपको बताया ना कि जो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मतलब ये पूरे 12 महीने का आप 31 मार्च के बाद सितंबर के बीच में ऑडिट करते थे। अब उसको टाइम को खत्म करने की नीड है। आपको पहले सब कुछ समझाया अभी दूसरी वाली ब्लैक शीट में, ठीक है सर। इफ देयर इज एरर कैन बी डिटेक्टेड एंड करेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ क्लोजेस्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ देयर अकरेंस। जैसे अकर हुआ, अगर उसके क्लोजेस्ट पॉइंट पर हमने एरर को पकड़ लिया, द इम्पैक्ट, तो उसका जो प्रभाव है देयर ऑन वुड बी द लीस्ट, तो बहुत कम कर सकते हैं प्रभाव, वरना क्या होता, वो 5000 करोड़ रुपए का नुकसान हो जाता। कॉन्टिन्यूअस ऑडिटिंग टेक्निक यूज ओनली बेस ऑफ कलेक्टिंग ऑडिट एविडेंसेस। ठीक है सर। कैट टूल्स मतलब कॉन्टिन्यूअस ऑडिटिंग टेक्निक जो होती है, क्यों, दो बेस होते हैं इसके ऑडिट एविडेंस को कलेक्ट करने के लिए। पहला बेस क्या होता है, यूज एम्बेडेड मॉड्यूल इन द सिस्टम। हमने आपको बताया था ना कैट टूल्स को सिस्टम के अंदर ही लगा दो, एक वो हो गया एम्बेडेड मॉड्यूल इन द सिस्टम टू कलेक्ट, प्रोसेस एंड प्रिंट ऑडिट एविडेंस। एंड द अदर, दूसरा कौन सा, स्पेशल ऑडिट रिकॉर्डेड यूज टू स्टोर द ऑडिट एविडेंसेस कलेक्टेड। याद करिए हमने बताया था कि एक दूसरा लगाते हैं अगर हमको कोई एडिशनल एविडेंस निकालना हो। पुरानी वाली स्लाइड में आप जाके ब्लैक शीट में देख सकते हैं। अब आइए यहां बात क्या है, टाइप्स ऑफ ऑडिट टूल्स। स्नैपशॉट के बारे में देखो, चैनल अभी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। याद आ गई तो बात बता दी गई। ट्रेसिंग द ट्रांजैक्शन इन अ कंप्यूटराइज्ड सिस्टम, भाई जो ट्रांजैक्शंस कंप्यूटराइज्ड सिस्टम में हो रही है कैन बी परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ स्नैपशॉट टू द एक्सटेंडेड रिकॉर्ड। उसको ट्रेस करने के लिए हम स्नैपशॉट का यूज करते हैं। द स्नैपशॉट सॉफ्टवेयर इज बिल्ट
क्यों बना है? इनटू द सिस्टम दैट दोज पॉइंट वेयर मटेरियल प्रोसेसिंग अकर्स, जहां पे ना मटेरियल प्रोसेसिंग हो रही है, टेक्स इमेज ऑफ द फ्लो ऑफ एनी ट्रांजेक्शन। जैसे मैंने एटीएम का एग्जांपल बताया था ना, तो उसके पूरे एटीएम के ट्रांजैक्शन के फ्लो की इमेज लेता है। इट मूव्स थ्रू द एप्लीकेशन, जो प्रोसेसिंग एप्लीकेशन के थ्रू हुई है उस पूरे प्रोसेस की क्या ले लिया? इमेज ले लिया। स्नैपशॉट समझ में आया? सर जी समझ में आया। अब इंटीग्रेटेड टेस्ट फैसिलिटीज के बारे में बात करें तो द आईटीएफ टेक्निक इन्वॉल्व द क्रिएशन ऑफ डमी एंटिटी। ये देखो डमी एंटिटी हमने क्या बनाई थी? बालाजी एजेंसीज। किसका डमी था वो? बालाजी इंटरप्राइजेस का। इन द एप्लीकेशन सिस्टम फाइल्स and the processing of audit test data against the entity as means of verifying processing authentication accuracy and completeness। हम क्यों करते हैं? authenticity accuracy and completeness को चेक करने के लिए। अगर डमी एंटिटी में सब कुछ सही चल रहा है तो जो मेरी ओरिजिनल एंटिटी थी उसमें भी सब कुछ सही होगा। The test data would be included within the normal production data used as input in the application system। हमने भी यही किया था। बालाजी इंटरप्राइज नॉर्मल प्रोडक्शन सिस्टम में हमने उस डमी एंटिटी को डाला था और टैग किसको किया था? बालाजी एजेंसीज को। इन सच केस, इस केस में क्या होगा? इन सच केस द ऑडिटर मस्ट डिसाइड व्हाट वुड बी द मेथड टू बी यूज्ड। ऑडिटर बताएगा कौन सा मेथड यूज करना है एंड इंटरटेस्ट डाटा एंड द मेथोडोलॉजी टू रिमूवल द इफेक्ट ऑफ, और मेथोडोलॉजी भी बताएगा कि किस तरीके से उस डाटा की इफेक्ट को रिमूव करना है। जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे वो रिमूवल ऑफ सेल्स रिटर्न की एंट्री कर सकता है। ठीक है सर। अब इसमें देखिए ऑडिट हुक, सिस्टम कंट्रोल ऑडिट, मतलब चलिए कुछ 3 ऑडिट टेक्निक्स और आती हैं। इसके बाद आप पढ़ेंगे ऑडिट ट्रेल। पहली बात, ऑडिट ट्रेल इज मोस्ट इजी, क्योंकि अब जब मैंने आपको टॉपिक नंबर 3 पढ़ा दिया ऑडिट प्लस जो कंट्रोल्स पढ़ा दिए वो उन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन है। हमने आपको कंट्रोल पढ़ाए, अब उसी कंट्रोल पे ऑडिट लगाने की बात करेगा। देखिए सब कुछ एकदम सिंपल लिखा होगा। पावर कंडीशनिंग करो, बैकअप लो, हीटिंग चीज देखो, क्लीनिंग देखो, कहीं पे भी आप खोलेंगे इंस्ट्रक्शन लो, शेयर्ड सिस्टम, डॉक्यूमेंट को अकाउंट करो। ये क्या था? लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल पढ़े, अब उसकी ऑडिट के बारे में बात करेगा। डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए। क्यों? लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल में कई जगह हमने बताया था ना कि डॉक्यूमेंटेशन करिए, इस टाइप की बातें करेगा। इस आपके 4th में आप इस 4th टॉपिक को, जैसे मैनेजमेंट कंट्रोल के बारे में यहाँ बात कर दिया, प्रोग्राम कंट्रोल, जनरल कंट्रोल, इनपुट कंट्रोल, आउटपुट कंट्रोल भी आई थिंक कहीं ना कहीं देखो, आउटपुट कंट्रोल, इनपुट कंट्रोल। तो जो इनपुट में हमने बातें पढ़ी थी उन्हीं के बारे में बात करेगा। सिक्योरिटी कंट्रोल, ये टॉपिक नंबर 4 आप पढ़िएगा। एक वर्ड भी अगर आपको नहीं समझ में आता तो हमें बताइएगा। और हम अब चलते हैं अपने बाकी के 3 कैट टूल्स को पढ़ाने के लिए। और आज के क्लास के जस्ट बाद जैसे ये खत्म होगी टॉपिक 4 भी आप बुक से पढ़ के जरूर देखिएगा। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप व्हाट्सएप जरूर करेंगे हमें, बट अगर आपने अभी तक सब कुछ सही पढ़ा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिकॉज ये जनरल वर्ड्स लिखे हैं, जनरल, एकदम जनरल वर्ड्स लिखे हैं। जहां जरूरत है वहां देखिए आपको कितना डीप पढ़ाया जा रहा है। इस आधे पेज को पढ़ाने में हमने लगभग 45 मिनट लगा दिए होंगे। और पढ़ते हैं ऑडिट हुक को। देखिए अभी तक हमने काफी कुछ पढ़ लिया है इसमें, जो पूरा एक चार्ट ही हमने भर दिया है हमारा। चलिए नेक्स्ट जो है 3rd नंबर पे हमने स्नैपशॉट देखा, आईटीएफ देखा। अब हम एक स्नैपशॉट से ही रिलेटेड होता है स्काफ। ओके, सिस्टम, पूरा नाम नहीं लिखते हैं, सिस्टम कंट्रोल ऑडिट रिव्यू फाइल होता है स्काफ। इसमें क्या होता है? एज लाइक स्नैपशॉट में ट्रांजेक्शन्स के हर लेवल का वो पिक्स खींचते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है पिक्स जो लेते हैं यूज टू चेक। एक सेकंड में इसको थोड़ा लाइट कर लेते हैं हम। चलिए यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ये जो पिक्स का क्या होता है? यूज टू चेक करते हैं हम एक्यूरेसी, ऑथेंटिसिटी एंड कंप्लीटनेस। तो स्नैपशॉट की तरह एक स्काफ होता है। इसमें क्या होता है? ये एडिशनल, इसके अंदर कैपेबिलिटीज होती है, इसके अंदर कैपेबिलिटीज होती है कि एडिशनल पिक्स भी ले सकता है। ठीक है, एडिशनल पिक्स कलेक्ट करेगा और उसको एक मास्टर फाइल में रखेगा, और ये मास्टर फाइल में उसके बाद फिर ऑडिटर इस मास्टर फाइल के थ्रू चेक करता है। मास्टर फाइल के थ्रू स्काफ तो अपना ये ट्रांजैक्शंस के एक एक फेज को कैप्चर कर ही रहा है, बट इसके अलावा भी अगर आपको किसी स्पेशल ट्रांजैक्शन या स्पेशल इवेंट पे आपको कुछ एविडेंस चाहिए तो वहां पे स्काफ का यूज किया जाता है। इसके बाद सर आपने इतना पढ़ा दिया, तो एक होता है सर 4थे नंबर पे आप पढ़ लीजिए ऑडिट हुक। सर ऑडिट हुक क्या होता है? ऑडिट हुक एक एग्जांपल है जो आपके बुक में भी दिया हुआ है, उसको बताते हैं। लाइक मान लीजिए एक इंश्योरेंस कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, टैन टैन, ये रही मेरी इंश्योरेंस कंपनी। और इस इंश्योरेंस कंपनी में एक है
पोपटलाल। और ये पोपटलाल पता है बहुत शातिर इंसान है, शातिर डेविल है ये, पूरा पूरा डेविल। देखो 2 सिंग भी निकले हुए हैं इसके, ठीक है सर। पोपटलाल क्या करता है, ये करता है फ्रॉड का। मतलब जैसे मान लो ये एक पॉलिसी होल्डर आया, रोता हुआ पॉलिसी होल्डर आया, इसके यहाँ आग लग गई थी, ठीक। तो ये क्या करता है कि पॉलिसी होल्डर का क्लेम क्या करता है, पॉलिसी होल्डर को नहीं मिलने देता, या तो फिर फॉल्स क्लेम बनाता है। चलो फॉल्स क्लेम बनाते हैं, करते हैं आपको, फॉल्स क्लेम बनाता है ये। पॉलिसी होल्डर के नाम पे आग लगी हो या न लगी हो, एक पॉलिसी होल्डर के नाम पे फॉल्स क्लेम बनाता है। उसके बाद इस पॉलिसी होल्डर का नेम, एड्रेस और अकाउंट नंबर चेंज कर देता है, और क्या करता है, क्लेम का पैसा अपने एक अकाउंट में डाल लेता है, और इस क्लेम के पैसे का ये फिर मजा उड़ाता है। ऐसे ट्रांजैक्शंस का पता चला कि बहुत से, मान लो एक साल में इस इंश्योरेंस कंपनी ने 2500 क्लेम्स इशू पास किए, जिसमें से पता चल रहा है 700 क्लेम्स के टाइम पॉलिसी होल्डर का क्लेम के जस्ट पहले नेम, एड्रेस और अकाउंट नंबर ही चेंज हो जाता है। तो यार यहाँ पे दया कुछ तो गड़बड़ है, लगेगा ना, कुछ तो यहाँ पे हो रहा है, कोई एक बात है, ये ऐसा कैसे हो सकता है, कोई ना कोई यहाँ सोचेगा है ये ऐसे कैसे 700 टाइम्स ऐसा हो रहा है। तो इस कंडीशन में ऑडिटर क्या करे, ऑडिटर एक काम कर सकता है कि अगर नेक्स्ट टाइम, ये एक ऑडिट हुक यूज करेगा कि नेक्स्ट टाइम अगर किसी भी पॉलिसी होल्डर का अगर नेम, एड्रेस या अकाउंट नंबर चेंज होता है तो तुरंत ऑडिटर को रियल टाइम बेसिस पे पता चल जाए ये बात, इससे क्या होगा कि ये जो फ्रॉड हो रहा था ना, ये फ्रॉड होने के पहले ही ऑडिटर को इन सब चीजों के बारे में पता चल जाएगा। बिकॉज ये ट्रांजैक्शंस जिसमें बार बार नेम, एड्रेस और अकाउंट नंबर चेंज हो रहा था, ये ट्रांजैक्शन सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस की श्रेणी में आते हैं। और सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस जो हैं, वो ट्रांजैक्शन जब होने ही वाले हैं, नेम, एड्रेस और अकाउंट नंबर चेंज हुआ ही है, तुरंत ऑडिटर को रियल टाइम बेसिस पे पता चल जाना चाहिए। तो इस टेक्निक को कहते हैं ऑडिट हुक। इसके बाद सर एक 5th टेक्निक, और इस चैप्टर की लास्ट टेक्निक, आज आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसके बाद जो 2 टॉपिक्स हैं छोटे छोटे हैं, वो आप सेल्फ पढ़ सकते हैं, बिकॉज उसमें कुछ भी टेक्निकलिटी नहीं है। हम बात करेंगे सर कॉन्टिन्यूअस इंटरमिटेंट सिमुलेशन की, कॉन्टिन्यूअस इंटरमिटेंट सिमुलेशन की, सिमुलेशंस, इसको प्यार से क्या बोलते हैं, CIS। क्या बोलते हैं, CIS। इसमें क्या होता है, देखो कोई भी ट्रांजैक्शंस हो रहा होता है ना, जब भी कोई भी ट्रांजैक्शंस हो रहा है, सर ये वाला मार्क कर लो ना, ठीक है, ओके चलो, कोई भी ट्रांजैक्शन जब हो रहा होता है तो क्या होता है सर, जैसे कि ये मान लो डाटाबेस है, ठीक है, हमारा सेल्स हुआ 1000 करोड़ का, ट्रेड डिस्काउंट देना होता है 2%, तो ये कितना आएगा, 1000 करोड़ का 2% आएगा 980। सर 980 का हमको कैश मिलना चाहिए, या मेरा मतलब हमको पेमेंट कलेक्ट कितने रुपए का करना है ये बताओ, 980 करोड़ का, ठीक। तो सर यहाँ पे जब ये DBMS है ना, मेरा DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें भी तो सेल्स की फिगर जाती होगी 1000 करोड़, और यहाँ पे भी बताएगा कि हाँ 30 डेज के अंदर अंदर पेमेंट हो जा रहा है, तो यहाँ पे इनवॉइस की डेट भी होगी, एग्जाम्पल समझिएगा, इनवॉइस की डेट भी होगी, और उसके 30 दिन के अंदर अंदर अगर पेमेंट आ रहा है, लेट्स से इनवॉइस की डेट है 1 जनवरी, तो अगर 30 जनवरी के पहले पहले पेमेंट आ रहा है तो हम पेमेंट कलेक्ट कितना करेंगे, 980 करोड़। लेकिन अगर इस डेट के बाद पेमेंट आ रहा है तो हम पेमेंट कलेक्ट कितना करेंगे, 1000 करोड़। तो जब भी ये ट्रांजैक्शन प्रोसेस होने वाला होगा ना, तो इसका जो आउटकम आ रहा है, चेक करेंगे 980 करोड़ आ रहा है, तो क्या सेम आउटकम DBMS का भी आ रहा है ये चेक कर लिया जाता है, और ये सिस्टम क्या कहलाता है, CIS। ओके, हम आपको सेम चीज को हम बुक से करवाते हैं आपके। आइए ऑडिट हुक, देखिए जो चीज आपको पढ़ाई वैसी याद रखिए, एग्जाम्पल और पढ़ लीजिए, आपको हमेशा ये याद रह जाएगा। हमेशा याद रखना, क्या टूल्स 5 हैं, टूल्स फॉर IS ऑडिट 5 है, स्नैपशॉट सेम एज स्कार्फ, उसके बाद फिर आपने क्या पढ़ा, ITF, अब ऑडिट हुक पढ़ेंगे, और CIS। चलो ऑडिट हुक, देयर इज एन ऑडिट रूटीन दैट फ्लैग्स सस्पिशियस ट्रांजैक्शन, भाई साहब फ्लैग कर देगा सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस को, कैसे, एग्जांपल के थ्रू,
internal auditor of insurance company determined that their policy holder system were vulnerable of fraud every time a policy holder change his her name or address, then subsequently withdraw fund them the policy. They devised a system of audit hook to tag record with a name and address change. जैसे ही नेम और एड्रेस चेंज होगा फ्लैग सस्पिशियस ट्रांजेक्शन का फ्लैग आ जाएगा. द इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट विल इन्वेस्टिगेट दीज टैग्ड रिकॉर्ड्स फॉर डिटेक्टिंग फ्रॉड. उन्होंने इन टैग्ड रिकॉर्ड को डिटेक्ट किया, स्टडी किया फॉर इन्वेस्टिगेट करने के लिए फ्रॉड को. व्हेन द ऑडिट हुक आर एम्प्लॉयड, अगर ऑडिट हुक एम्प्लॉयड कर दिया गया होता सिस्टम में, जब कर दिया जाएगा तो ऑडिटर कैन इन्फॉर्म द क्वेश्चनेबल ट्रांजैक्शन एज सून एज दे अकर. जैसे ही क्वेश्चनेबल ट्रांजैक्शन अकर होगा ऑडिटर को पता चल जाएगा. दिस अप्रोच ऑफ रियल टाइम नोटिफिकेशन डिस्प्ले अ मैसेज ऑन ऑडिटर्स टर्मिनल. और रियल टाइम पे ऑडिटर के टर्मिनल पे एक मैसेज आ जाएगा, देखो देखो ये क्या हो गया है. ठीक, यस सर. अब बात करें सर सिस्टम कंट्रोल ऑडिट रिव्यू फाइल स्काफ. ठीक है सर. देखो यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है, इन मेनी वेज द स्काफ टेक्निक्स इज लाइक द स्नैपशॉट टेक्निक. मतलब यार ये भी पिक्चर्स ही लेती है बट अलॉन्ग विथ अदर डाटा कलेक्शन कैपेबिलिटीज. मतलब स्काफ टेक्निक सर मतलब हर ट्रांजेक्शन के हर एक स्टेप की, किसी ट्रांजेक्शन के एवरी स्टेप की फोटो लेता था, बट ये भी फोटो ही लेगा, स्नैपशॉट टेक्निक ही है, लेकिन इसके अंदर कुछ एडिशनल डाटा कलेक्शन कैपेबिलिटीज हैं. अब बात क्या लिखता है, स्काफ टेक्निक इन्वॉल्व एम्बेडिंग ऑडिट सॉफ्टवेयर मॉड्यूल विथ अ होस्ट एप्लीकेशन. ये भी एम्बेडेड है जिस तरीके से मेरा स्नैपशॉट था. सिस्टम टू प्रोवाइड कॉन्टिन्यूअस मॉनिटरिंग ऑफ द सिस्टम ट्रांजेक्शंस. ओके सर. द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड इन रिटन इनटू अ स्पेशल ऑडिट फाइल, द स्काफ मास्टर फाइल. जो भी इंफॉर्मेशन आती है ना, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन कलेक्शन हो गई, वो स्काफ मास्टर फाइल के नाम पे चली जाती है, उस जगह रिकॉर्ड कर दी जाती है स्काफ मास्टर फाइल पे. जिस जगह मेरे इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो रही है उसका नाम बस दे दिया है स्काफ मास्टर फाइल. ऑडिटर देन एग्जामिन द इंफॉर्मेशन कंटेंट ऑन दिस टू सी द सम एस्पेक्ट टू एप्लीकेशन सिस्टम नीडेड फॉलो अप. तो अब इस फाइल में से ऑडिटर जो इंफॉर्मेशन देखना चाहता है फॉलो अप के लिए देख लेता है. क्लियर? यस सर, क्लियर. अब बात करें कॉन्टिन्यूअस एंड इंटरमिटेंट सिमुलेशन की, CIS. CIS को थोड़ा समझेंगे अगर तो देखो, CIS रिप्लिकेट्स एंड सिमुलेट्स द एप्लीकेशन सिस्टम प्रोसेसिंग. उसके साथ ही साथ चल रहा होता है एप्लीकेशन सिस्टम प्रोसेसिंग के साथ. ठीक, ऊपर पढ़िए. दिस इज अ वेरिएशन ऑफ स्काफ. स्काफ से वेरिएशन है बट लगभग काम वही करेगा. कॉन्टिन्यूअस ऑडिट टेक्निक. दिस टेक्निक कैन बी यूज टू ट्रैप exception where the application system uses a database management system during application system processing. CIS executes in the following way. मतलब CIS एक ऐसा टूल है जिसमें बार बार डाटाबेस का नाम आएगा. याद रखना किस टूल में डाटाबेस का नाम आता है, CIS, कॉन्टिन्यूअस एंड इंटरमिटेंट सिमुलेशन में. ये करता क्या है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम रीड एंड एप्लीकेशन सिस्टम ट्रांजैक्शन. ठीक, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या करता है, DBMS जो होता है हमारा एप्लीकेशन सिस्टम को रीड करता है. इट पासेस टू CIS. अब उसको वो CIS को पास करेगा. सेम जिसको इसने कंप्यूट कर लिया DBMS ने, उसको CIS को पास किया. अब CIS क्या किया, वो फिर से डिटरमाइन कर रहा है वेदर इट वांट टू एग्जामिन द ट्रांजैक्शन फर्दर. अब CIS कह रहा है कि क्या वो उस ट्रांजैक्शन को फर्दर एग्जामिन करना चाहता है या नहीं करना चाहता, बात खत्म. लेकिन अगर करना चाहता है CIS, वही बात हो गई ना. देखो 1000 करोड़ का टर्नओवर था, 30 दिन के अंदर ट्रांजैक्शन हो गए, 2% की छूट, तो 980 करोड़ का पेमेंट ये DBMS ने कर दिया. अब DBMS इसको भेजा CIS के पास. CIS सोच रहा है कि हमको एडिशनल एग्जामिन करना है, नहीं करना है तो छोड़ो, अगर करना है तो द नेक्स्ट स्टेप आर परफॉर्म्ड और अदरवाइज इट वेट टू रिसीव फर्दर डाटा फ्रॉम द डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. तो वो कंप्यूट करेगा खुद से या वेट करेगा DBMS के नेक्स्ट डाटा का. Every update to database there arises from processing or selected transaction will be checked by CIS. या तो सब सारे ट्रांजेक्शन या तो फिर सिलेक्टेड ट्रांजेक्शन CIS चेक करेगा टू डिटरमाइन, चेक करने के लिए कि डिस्क्रिपेंसीज अगर एग्जिस्ट हैं बिटवीन द रिजल्ट इट प्रोड्यूस एंड दोज एप्लीकेशन सिस्टम प्रोड्यूस. इसका क्या मतलब सर, CIS जो रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है और एप्लीकेशन सिस्टम जो रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है, इन दोनों में कोई डिफरेंसेस हैं कि नहीं है. अगर सेम है तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर डिफरेंसेस हैं तो इसका मतलब वहां पे डिस्क्रिपेंसीज एग्जिस्ट करती हैं, क्योंकि सेम चीज को जो DBMS ने कंप्यूट किया है उसी चीज को फर्दर किसको भेजता है DBMS,
CIS के पास कि भाई साहब क्या आप फिर से इसको प्रोसेस करना चाहते हैं, इस ट्रांजेक्शन को फर्दर एग्जामिन करना चाहते हैं। एग्जामिन में अगर सेम रिजल्ट आया दोनों का तब तो ओके, अगर डिफरेंट रिजल्ट आ गया तो डिस्क्रिपेंसीज हैं। एक्सेप्शन आइडेंटिफाइड बाय CIS, जो भी एक्सेप्शन मिली रिटन टू बी एन एक्सेप्शन लॉग फाइल, उसको एक एक्सेप्शन लॉग फाइल में राइट कर देंगे, रिटन एविडेंस रखेंगे। The advantage of CIS is that it does not require modification to the application system and yet provide an online auditing capabilities. CIS का फायदा क्या है कि आपको ना मॉडिफिकेशन नहीं करना पड़ता है अपने एप्लीकेशन सिस्टम पे, क्योंकि ये अलग से पूरी कंप्यूटिंग कर रहा है और आपकी ऑनलाइन ऑडिटिंग कैपेबिलिटीज प्रोवाइड कर देता है। ओके। तो सर ऑडिट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटिंग आज आपका यहाँ पे आके कंप्लीट हो गया है। इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटिंग सर आपका यहाँ पे आके आज क्या हो गया सर, कंप्लीट हो गया। और आपको इससे ज़्यादा और इससे अच्छे से अब क्या पढ़ाया जा सकता था, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। मैंने पूरी कोशिश की आपको सब कुछ समझाने की और आपको समझ में भी आया होगा। ऑडिट ट्रेल वेरी इजी, एक एक लाइन मैनेजमेंट कंट्रोल वगैरह जो भी हैं वो सब चीज़ें वहाँ पढ़ाई गई थी। और इस टॉपिक नंबर 5 को आप एक बार खुद से रीड करने की कोशिश जरूर करिएगा। अब इस चैप्टर में ऐसा कुछ भी नहीं है जो समझ में नहीं आएगा, आपको सब कुछ इस चैप्टर में समझ में आएगा। और सर आप लोगों की जो क्वेरी रहती है इस चैप्टर के रिगार्डिंग, तो देखो चैप्टर नंबर 3 में ना आपको कंसेप्ट बहुत से पता चल गया और जिन टॉपिक्स पे हमने बहुत ज़्यादा टाइम दिया है आपके लिए, आपको उसको अच्छे से लर्न करना है। और अदर टॉपिक्स जिसको हमने भी हेडिंग के थ्रू पढ़ाया था उसकी आप बस हेडिंग पढ़ के जा सकते हैं, बिकॉज हेडिंग के अंदर का कंटेंट आप वहाँ लिख लेंगे, ये हमें पता है। ओके सर, तो आज की क्लास को यहाँ कंक्लूड करते हैं। टेक केयर, बाय बाय एंड पढ़ते रहना, क्योंकि नवंबर एग्ज़ाम पास में ही है।